यूक्लिड्स ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। यूक्लिड्स ज्योमेट्री के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक्सियोम्स और पोस्टुलेट के सारे पॉइंट्स को अच्छे समझाया था, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पासिस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास किया जा सकता है, बहुत सारा लाइन इस पॉइंट से पास किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फर्स्ट के फर्स्ट फॉल्स। अब रीजन भी देना है तो लिखिए बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, infinite number of lines that can passes through a single point। एक सिंगल पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसके सेकेंड स्टेटमेंट में है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो अलग अलग पॉइंट से क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स यानी बहुत सारा लाइन्स पास कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप लोग फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़े हैं ना कि दो पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन पास कर सकता है, इससे और कोई लाइन पास ही नहीं कर सकता है। तो यहां पे लिखिए सेकेंड में, सेकेंड का भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर कैन बी drawn only one line, ठीक है। अब इसके थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। पहले तो टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है ये समझिए। देखिए, एक लाइन का छोटा सा पार्ट जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट ही बोलते हैं, उसी को टर्मिनेटेड लाइन ही बोलते हैं। तो बोल रहा है कि क्या टर्मिनेटेड लाइन दोनों तरफ इंडेफिनिटली अनंत तक बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। आप लोग सेकंड पोस्टुलेट में भी पढ़े हैं। देखिए, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड पोस्टुलेट, यहाँ बोल रहा है ना कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, है ना। यहाँ पे एक टर्मिनेटेड लाइन यानी कि एक लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। वही बात तो यहाँ क्वेश्चन में भी बोल रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पूछ रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। तो यस, ये ट्रू होगा। और ट्रू क्यों है लिखिए अकॉर्डिंग टू, रीजन में यहां पे लिखिए, रीजन भी देना ना। रीजन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड सेकेंड पोस्टुलेट टर्मिनेटेड लाइन क्या है? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड, कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely both the sides। क्लियर है? अब इसके फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। बोल रहा है कि अगर दो सर्कल इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या उसका रेडियस भी इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। लेकिन रीजन देते हैं हम लोग क्यों इक्वल होगा फोर्थ पॉइंट में। पहले तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, दो सर्कल्स अगर इक्वल है तो उसका रेडियस भी इक्वल होगा। रेडियस इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे लिखे ट्रू। अब रीजन में लिखिए कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल्स then their
then their center and circumference will coincide. कोइंसाइड मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे समझते हैं. देखिए दो सर्कल अगर इक्वल है तो इसका जो सेंटर होगा और इसका जो सर्कमफ्रेंस मतलब इसके बाउंड्री का पूरा लेंथ, ये पूरा जो लेंथ होगा, और इसके बाउंड्री का पूरा लेंथ, ये दोनों तो इक्वल ही होगा. यानी कि एक सर्कल को जब दूसरे सर्कल के ऊपर रखेंगे तो वो दूसरे को पूरे अच्छे तरीका से ढक लेगा. बात समझे कि नहीं. जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल को जब इस पे रखेंगे तो ये भी इस पूरे पे आएगा, यानी एक दूसरे को पूरे अच्छे तरीका से ढक लेगा. यही बोल रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस आर कोइंसाइड. अब ये इसका सर्कमफ्रेंस यानी इसके बाउंड्री का लेंथ और इसके बाउंड्री का लेंथ भी इक्वल है, सेंटर भी इक्वल है, इसका मतलब रेडियस भी इक्वल होगा ही ना. तो यहाँ पे लिखिए इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस विल कोइंसाइड. हिंस द रेडियाई जो रेडियस का प्लूरल है, रेडियस सिंगुलर वर्ड है और रेडियाई प्लूरल वर्ड है. हिंस द रेडियाई विल बी इक्वल. इस दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होगा. ठीक है. अब इसके फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है कि इन फिगर 5.9 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू बराबर है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू और एक्स वाई बराबर है. तो क्या ए बी और एक्स वाई बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा? बिल्कुल होगा. अब क्यों होगा, वो एक्सियोम्स है. इक्लूड साहब का फर्स्ट एक्सियोम में पढ़ाए थे ना आप लोग को, देखिए बताते हैं. देखिए ये फर्स्ट एक्सियोम है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. आप लोगों को समझाए भी थे कि जैसे मान लीजिए कि x जो है वो y के इक्वल है और y जो है वो z के इक्वल है. x जो है वो y के इक्वल है और y जो है वो z के इक्वल है. इसका मतलब x और z भी इक्वल होगा. ठीक है. तो वही तो आप लोगों को क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, यहां भी तो आप लोगों को सेम बात वही पूछ रहा है कि इन फिगर 5.9 ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होगा? तो लिखिए बिल्कुल इक्वल होगा, ट्रू होगा ये स्टेटमेंट, ट्रू. अब यहां पे रीजन में लिखिए, रीजन में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम, things which are equal to same thing are equal to one another. क्लियर है बात? इसके सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सरसाइज 5.1 के सेकेंड क्वेश्चन में कि गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. नीचे जितना भी टर्म्स दे रखा है उसका डिफिनीशन आप लोगों को लिखना है. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट. क्या इस टर्म को डिफाइन करने से पहले यानी पैरेलल लाइंस ये सब जो दे रखा है इसका डिफिनीशन लिखने से पहले किसी और टर्म्स का डिफिनीशन जानना जरूरी है क्या? व्हाट आर दे, तो वो क्या है अगर जानना जरूरी है तो, और उसको डिफाइन कीजिए. देखिए पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सब का डिफिनीशन जानने से पहले आप लोग को लाइन भी तो पता होना चाहिए क्या होता है, आप लोग को पॉइंट भी तो पता होना चाहिए क्या होता है. अब स्क्वायर एक प्लेन सरफेस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं ना, तो आप लोग को प्लेन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, आप लोग को प्लेन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए. तो ये इस पांचों टर्म्स को डिफाइन करने से पहले आप लोग को ये तीन टर्म्स भी पता होना चाहिए कि प्लेन क्या होता है, लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है. तो चलिए सबसे पहले इस तीनों टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉइंट क्या होता है. देखिए पॉइंट एक ऐसा डॉट है जिसके पास न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है. पॉइंट एक ऐसा डॉट है जिसके पास न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है. इसी को अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखें तो लिखते हैं ए डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस करने का मतलब न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई. ए डायमेंशनलेस डॉट which is drawn
ऑन ए प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस पे, जैसे एक प्लेन सरफेस है, इस पे एक डॉट ड्रॉ कर दिए आप लोग, न इसके पास लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, एक पॉइंट है। अब अगर हम लोग लाइन का डिफिनीशन लिखें, लाइन का, तो देखिए लाइन जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट को मिलाकर बनता है, बहुत सारे पॉइंट को ही ना बनाकर एक लाइन बनता है, बहुत सारे पॉइंट को बनाकर लाइन बनता है, और लाइन के पास सिर्फ लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं ना होता है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि a collection of points का एक ऐसा कलेक्शन, a collection of points that has only length, no breadth, is known as लाइन। कि पॉइंट का वैसा कलेक्शन जिसके पास सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई होता ही नहीं है, वो क्या है, लाइन है। सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक है। अब कौन सा टर्म बाकी रह गया, देखिए ये इन सारे टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हम लोग को लाइन का डिफिनीशन पता होना चाहिए, लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और प्लेन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्लेन क्या होता है। देखिए अगर प्लेन का सिंपल सा डिफिनीशन आप लोग समझे तो प्लेन क्या, एक फ्लैट सरफेस है। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जिसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। जैसे यहाँ पे लाइन के पास सिर्फ लंबाई है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई जिसके पास हो गया वो प्लेन हो गया मेरा, ठीक है। ये भी तो एक प्लेन है ना, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज ए फ्लैट सरफेस which has only length and breadth, बहुत आसान डिफिनीशन है ना, कि एक फ्लैट सरफेस जिसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही हो वह मेरा प्लेन कहलाता है। अगर ऊंचाई हो गया तो ये तो फिर 3 डायमेंशन फिगर हो जाएगा ना, लेकिन प्लेन हमेशा जो होता है वो 2 डायमेंशन फिगर ही होता है, यानी कि प्लेन के पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होगा, ठीक है। जैसे कि अगर फुटबॉल का बात करें, फुटबॉल एक प्लेन है क्या, बिल्कुल नहीं है प्लेन। लेकिन अगर मोबाइल का बात करें, मोबाइल के सिर्फ ऊपरी सतह का, तो वो प्लेन है, ठीक है। अगर ये आपका नोटबुक का जो पेज है वो प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन के पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, याद रखिएगा। कोई भी ऐसा चीज जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो वो प्लेन नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि ये क्यूब जो होता है, क्यूब, अगर क्यूब के बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, प्लेन है, तो बिल्कुल ये प्लेन नहीं है। लेकिन एक इसका जो ऊपरी सतह होगा, जैसे ये वाला सिर्फ पार्ट है, तो ये सिर्फ प्लेन होगा मेरा, क्योंकि इसमें देखिए ये लेंथ एंड ब्रेथ है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये पूरा प्लेन नहीं होगा। अगर बात किया जाए सिर्फ इसका, इस पार्ट का, तो ये मेरा प्लेन है, क्योंकि इसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, ये मेरा प्लेन होगा। लेकिन ये पूरा, अगर इस पूरे का बात किया जाए तो ये बिल्कुल प्लेन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इसका कोई एक पार्ट ले लिया जाए, जैसे ये पार्ट ले लिया जाए और पूछे इसके बारे में कि ये प्लेन है, हाँ बिल्कुल ये प्लेन है, क्योंकि इसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। लेकिन फुटबॉल तो कोई एंगल से प्लेन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फुटबॉल तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, इसमें कोई एंगल से प्लेन नहीं हो सकता है। वैसे भी आप लोग कुछ भी लीजिए, कोई भी फ्लैट सरफेस लीजिए जिसके पास लंबाई और चौड़ाई हो, वो प्लेन कहलाएगा मेरा, ठीक है। अब हम लोग पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन देखते हैं कि क्या होगा। देखिए अभी आप लोग को पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है और प्लेन क्या होता है ये अच्छे से समझा दिए। आगे जो भी टर्म्स और यूज होगा, नया टर्म्स, उसको उसी समय बताते चलेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन देखिए तो सिंपल सा पहले इसको समझ लीजिए कि पैरेलल लाइंस होता क्या है। दो लाइन के बीच जब कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो तो वो पैरेलल लाइंस कहलाता है। जैसे देखिए कॉमन पॉइंट्स कहने का क्या मतलब, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट हो गया ना, तो ये कभी पैरेलल लाइन नहीं होगा ही नहीं। जब दो लाइंस के बीच एक कॉमन पॉइंट आ जाए तो ये कभी पैरेलल लाइंस होगा ही नहीं। अब जब दो लाइन के बीच कोई कॉमन पॉइंट हो ही ना तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहे कि ये भी लाइन है और ये भी एक लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच भी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन कैसे नहीं होगा। तो इसको आगे अगर हम लोग बढ़ाएंगे
तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही देगा, तो कॉमन पॉइंट आ गया ना ये वाला, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। या एक और बात आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं पैरेलल लाइन में, कि इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटीमीटर, इसको कहीं से भी नापिएगा 5 सेंटीमीटर ही आएगा। इसको अगर और आगे बढ़ा दीजिएगा और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापिएगा 5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो पैरेलल लाइंस को ऐसे भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिफिनीशन में लिखते हैं। टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट, हैविंग नो कॉमन पॉइंट और perpendicular distance between them, perpendicular distance between them are equal। दो ऐसा लाइन जिसके बीच कोई कॉमन पॉइंट ना हो, कॉमन पॉइंट वही एक बार और समझ लीजिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये कॉमन पॉइंट कहलाता है मेरा। लेकिन ये दोनों लाइन तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमेशा सेम ही रहेगा, यही मेरा पैरेलल लाइंस है। अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब L पैरेलल M, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा टर्म यूज हो रहा है। लाइन टर्म यूज हो रहा है तो आप लोग को बता दे रखें ऊपर की लाइन क्या होता है। पॉइंट यूज हो रहा है तो पॉइंट भी बता रखे हैं ऊपर की क्या होता है। अब एक नया है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो नेक्स्ट डिफिनीशन है ही, तो चलिए इसको हम लोग वहीं देख लेते हैं। सेकेंड में परपेंडिकुलर, सेकेंड में परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का सिंपल सा डिफिनीशन है कि टू लाइंस विच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहां पे लिखिए कि टू लाइंस विच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर are called perpendicular lines। परपेंडिकुलर लाइन, सिंपल सा बात है कि जब दो लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए लाइन का डिफिनेशन तो आप लोगों को पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया कि एंगल का डिफिनेशन क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ना, देखिए जो भी नया टर्म आया उसको आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ बोला ना कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या कोई ऐसा भी टर्म है जिसको पहले डिफाइन करना है। तो हाँ, यहाँ पे आप लोग को एंगल क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग एंगल का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए एंगल का सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब दो रे एक ही पॉइंट से उत्पन्न होता है तो यहाँ पे एंगल बनता है। जब दो रे क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। एक लाइन है, लाइन का अगर छोटा सा पार्ट ले लिए तो ये मेरा हो गया रे, इधर अनंत तक बढ़ेगा लेकिन यहाँ पे ये एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, लाइन का एक छोटा सा पार्ट है रे। तो जब दो रे एक ही पॉइंट से, यहीं से दोनों रे उत्पन्न हो रहा है ना, ये भी रे और ये भी रे, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। इसी को अगर हम लोग डिफाइन करके लिखें तो लिख सकते हैं कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज originate from same end point। यहां पे फिगर भी बना दीजिए। देखिए ये भी एक रे है, ये ऊपर वाला रे है और ये भी रे है, दोनों का एंड पॉइंट तो यही है। यहाँ पे ये एंगल हो गया। क्लियर है बात। अब हम लोग आते हैं लाइन सेगमेंट पे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। सिंपल सा है लाइन सेगमेंट का भी डिफिनेशन। पहले इसको समझ लीजिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखिए लाइन सेगमेंट होता है जो लाइन का एक पार्ट होता है।
लाइन जो होता है, ये लाइन है, ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ सकता है, इधर भी अनंत तक बढ़ सकता है, इधर भी इनफाइनाइट बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, इसका छोटा सा पार्ट ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ये कहीं आगे पीछे नहीं बढ़ सकता, ये इतना ही दूर तक रहेगा, ठीक है। तो यही मेरा लाइन सेगमेंट है। तो इसको अगर डिफाइन करके लिखें तो लिख सकते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन which has two end points। जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का एक पार्ट है और इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। यही मेरा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल में एक नया टर्म क्या आ रहा है? सर्कल। तो सर्कल भी जानना जरूरी है। सबसे पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल क्या है। रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल को अगर समझे पहले तो एक सर्कल की बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट को, सर्कल के बाउंड्री पे बहुत सारा पॉइंट है ना, तो इन किसी भी पॉइंट्स को अगर सेंटर से डिस्टेंस नापे तो वो इक्वल ही आएगा। यानी या इस पॉइंट को नापे या इस पॉइंट को नापे या इस पॉइंट को नापे, किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से डिस्टेंस नापे जो कि ये बाउंड्री पे है, सर्कल के जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इसके किसी भी पॉइंट, बहुत सारे इसमें पॉइंट है ना, तो इसके किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से डिस्टेंस नापे तो वो इक्वल आएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, the distance of any point lying on the boundary of a circle from the center, इसको मिटा देते हैं, from the center of a circle is called a radius of a circle। सिंपल सा डिफिनीशन है कि सर्कल के बाउंड्री पे जो भी पॉइंट है, वो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर ये सेंटर से हम लोग नापे तो हमेशा इक्वल ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक आ रहा है 10 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां से यहां तक भी 10 सेंटीमीटर ही आएगा, यहां से यहां तक भी 10 सेंटीमीटर ही आएगा। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। वही तो मेरा है रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल में पॉइंट टर्म आता है जो कि हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पहले। एक नया टर्म आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सर्कल को भी समझ लेते हैं। पहले रेडियस ऑफ सर्कल का एक फिगर बना लीजिए। यहाँ पे ये एक सर्कल है और ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। अब सर्कल का डिफिनीशन अगर हम लोग देखें, सर्कल का डिफिनीशन, तो सर्कल जो है वो पॉइंट का कलेक्शन है। ये पॉइंट का, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि द कलेक्शन ऑफ all points in a circle which has equal distance from the center। देखिए, एक बात समझिए आप लोग, सिंपल सा, बहुत आसान बात है। ये जो पॉइंट के कलेक्शन है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट को मिलाकर एक फिगर बना है, इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इसके सेंटर से तो हमेशा सेम ही ना होगा। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप लोग सेंटर से ले लीजिए, सेम ही होगा ना। तो यही तो मेरा सर्कल कहलाएगा ना। सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट है क्या ये बताइए आप लोग। अब हम लोग स्क्वायर क्या होता है उसको समझते हैं। सिंपल सा स्क्वायर का डिफिनीशन है स्क्वायर का। देखिए, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार साइड से मिलकर बना हुआ एक फिगर है जिसमें चारों साइड इक्वल होता है और चारों एंगल राइट एंगल होता है। ये चारों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल राइट एंगल होगा। तो इसको डिफिनीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल
a quadrilateral having all the four sides are equal and all the four angles are right angle यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ए बी सी डी। ये चारों साइड इक्वल होना चाहिए, ए बी बी सी सी डी डी एस चारों इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड इक्वल होना चाहिए। और ये जो चारों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये चारों एंगल किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। यही तो स्क्वायर का डिफिनीशन है, सिंपल सा। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो दो पोस्टुलेट दे रखा है उस पर आप लोग को विचार करना है और फिर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर आप लोग को करना है। सिंपल समझिए कि ये दो स्टेटमेंट दे रखा है और इस दोनों स्टेटमेंट पे आधारित यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चंस दे रखा है, उसका आंसर करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों पोस्टुलेट कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट पोस्टुलेट में बोल रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट पोस्टुलेट कर रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और इसके बीच में एक पॉइंट है जो है सी। ये फर्स्ट पोस्टुलेट कहना चाह रहा है। अब सेकंड पोस्टुलेट बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सेकंड पोस्टुलेट बोल रहा है कि जो 3 पॉइंट है वो सेम लाइन पे नहीं है। कहने का मतलब कि 2 पॉइंट है जो सेम लाइन पे है और एक तीसरा पॉइंट जो सेम लाइन पे नहीं है। बात समझ रहा है कि नहीं? जैसे अगर 3 अलग अलग पॉइंट लेते हैं, जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट में तो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है, लेकिन सेकंड पोस्टुलेट में बोल रहा है कि जो 3 पॉइंट है वो सेम लाइन पे नहीं है। जैसे अगर हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लिए, लेकिन ये पॉइंट तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे तो है ही नहीं, ये पॉइंट तो अलग अलग है। तो वही बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। जो ये 3 पॉइंट है वो सेम लाइन पे नहीं है। ठीक है, अब इसी पे आधारित क्वेश्चंस यहां आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। ये जो दोनों पोस्टुलेट दे रखा है इसमें कोई ऐसा भी टर्म है जो अनडिफाइंड है, जिसको डिफाइन करना जरूरी था, जिसका डिफिनीशन पोस्टुलेट में नहीं दिया गया है? बिल्कुल है। जैसे पॉइंट्स का डिफिनीशन पोस्टुलेट में नहीं दिया गया है, लाइन का डिफिनीशन पोस्टुलेट में नहीं दिया गया है ना ऐसा पॉइंट? तो लिखिए यहां से यहां तक ये क्वेश्चन बन रहा है, उसका आंसर क्या होगा कि यस, इसे यही ना पूछ रहा है कि क्या ये दोनों पोस्टुलेट में कोई ऐसा भी टर्म है जो अनडिफाइंड है, जिसको डिफाइंड करना जरूरी है? तो लिखिए यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। These postulates contain many undefined terms. Undefined terms. ठीक है, देखिए अब इसके नेक्स्ट में पूछ रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, यानी कि ये जो दो पोस्टुलेट्स दे रखा है, फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी अविरोधी, अविरोधी यानी जिसका कभी विरोध ना किया सके, और किसका कभी विरोध नहीं किया सकता, जो कभी गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों पोस्टुलेट गलत नहीं है? तो बिल्कुल गलत नहीं है, ये दोनों पोस्टुलेट तो सही है अपने अपने सिचुएशन के लिए। देखिए फर्स्ट सिचुएशन में बोल रहा है कि दो अलग अलग पॉइंट है ए बी, और इसके बीच में थर्ड पॉइंट है सी, इसके बीच में थर्ड पॉइंट है सी, बिल्कुल सही है ना? सही। अब सेकेंड पोस्टुलेट ने बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी 3 पॉइंट है जो सेम लाइन पे नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, 2 पॉइंट सेम लाइन पे है और 1 पॉइंट अलग है, ये भी तो बिल्कुल सही हो सकता है ना? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये अविरोधी है, इसका कोई विरोध नहीं किया सकता है। तो लिखिए यस these postulates are consistent because they deal with two different
सिचुएशंस। देखिए पहले सिचुएशन में क्या बोल रहा है, पहले सिचुएशन में यही बोल रहा है ना कि जो ए और बी है उसके बीच में एक पॉइंट सी लाई कर रहा है, यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो लिखिए पॉइंट सी इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी in between A and B। यही बोल रहा है ना फर्स्ट पोस्टुलेट कि जो पॉइंट C है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है, और ये बिल्कुल सही है, ये कभी गलत नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी कि अविरोधी, इसका कोई विरोध कर सकता है कि गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं गलत हो सकता है। अब सेकेंड पोस्टुलेट ने बोले, यही ना बोल रहा है कि पॉइंट C डज नॉट lie on line segment AB, ये भी बिल्कुल सही है कि एक लाइन सेगमेंट हम लोग AB लेते हैं, AB, जहां पे पॉइंट A यहां पे है, पॉइंट B यहां पे, और C तो इसके अलग भी हो सकता है ना यहां पे, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों पोस्टुलेट अलग अलग सिचुएशन के लिए, पहला सिचुएशन के लिए, दूसरे सिचुएशन के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए 100% सही है। यानी कि दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये दोनों पोस्टुलेट जो है वो यूक्लिड का पोस्टुलेट है? बिल्कुल नहीं है। आप लोग को 5 पोस्टुलेट याद है ना, क्या क्या है यूक्लिड का? देखिए ये जो 5 पोस्टुलेट है, ये 5 पोस्टुलेट, आप लोग पोस्टुलेट जरूर याद रखिएगा यूक्लिड का, ये पूछता भी है एग्जाम में। तो इस 5 पोस्टुलेट में से कोई भी पोस्टुलेट नहीं है जो हम लोग के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग के क्वेश्चन में जो पोस्टुलेट्स दे रखा है वो यूक्लिड्स का कोई पोस्टुलेट नहीं फॉलो कर रहा है, जबकि वो एक्सियोम 5.1 को फॉलो कर रहा है। एक्सियोम 5.1 क्या बोला है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू, यानी कि 2 अलग अलग पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर सकता है। ठीक है, और यही आप लोग के क्वेश्चन में भी बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इस पोस्टुलेट के कहने का यही ना मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो 3 पॉइंट्स है वो सेम लाइन पे नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो लिखिए नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। they follow axiom, और वो अब जिस एक्सियोम को ये फॉलो कर रहा है उस एक्सियोम को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दीजिए। एक्सियोम 5.1 को ये फॉलो कर रहा है ना, एक्सियोम 5.1 को। अब एक्सियोम 5.1 क्या कहता है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स there is a unique line that passes through them, यही तो बोलते हैं एक्सियोम 5.1, यानी कि 2 पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, उसका ये आंसर हो गया। सेकेंड वाला का आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, उसका यहां से आंसर हो गया। और थर्ड जो है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, उसका यहां से आंसर हो गया। क्लियर है बात आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एक पॉइंट सी है जो ए बी के बीच में लाई कर रहा है, ए बी के बीच में लाई कर रहा है, और ऐसे लाई कर रहा है कि ए सी इक्वल टू बी सी है। जो पॉइंट सी है वो ए बी के बीच में होगा, एकदम मिड पॉइंट होगा, तभी ना ए सी और बी सी बराबर होगा। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, तो आप लोग को प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। बहुत ही आसान है। पहले तो एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये ए है, ये पॉइंट बी है, और इसका मिड पॉइंट है सी। दे क्या रखा है? गिवन ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग को दे रखा है ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है। ठीक है,
अब देखिए इसके दोनों तरफ हम लोग AC ऐड कर देते हैं, इधर भी AC ऐड कर देते हैं और इधर भी AC ऐड कर देते हैं। देखिए यूक्लिड साहब का एक एक्सियोम है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए 2 इक्वल टू 2 है, अब इसके दोनों तरफ भी हम लोग इक्वल इक्वल ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए इधर भी 1 ऐड कर दिए और इधर भी 1 ऐड कर दिए, तो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। देखिए ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 इक्वल टू 6 है, अब इसके दोनों तरफ इक्वल इक्वल ऐड कर दिए, जैसे इधर भी 2 ऐड कर दिए और इधर भी 2 ऐड कर दिए, तो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। वही बात यहाँ भी हो रहा है कि दोनों तरफ हम लोग इक्वल ऐड किए ना, पहले से AC इक्वल टू BC है, अब दोनों तरफ हम लोग AC और AC ऐड कर दिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग यूक्लिड साहब का जो एक्सियोम है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, the holes are equals, यही है ना। if equals are added to equals, the holes are equals, the holes are equals। ठीक है, अब देखिए AC प्लस AC 2AC हो जाएगा इक्वल टू BC प्लस AC, BC प्लस AC, ये क्या हो जाएगा AB, पूरा हो जाएगा ना। BC और AC को जोड़िएगा तो ये पूरा AB हो जाएगा। अब इस 2 को इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो AB/2, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और AC इक्वल टू हाफ AB, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यही तो प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इन क्वेश्चन 4, यानी कि इस क्वेश्चन की बात हो रही है, पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये पॉइंट C जो है क्वेश्चन 4 में यही बोल रहा है। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका भी सॉल्यूशन देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। जो C है ना वो AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या प्रूव किए थे हम लोग, AC इक्वल टू हाफ AB, AC इक्वल टू हाफ AB प्रूव किए थे। अब यहाँ प्रूव करना है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इसमें यही प्रूव करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट के पास केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ये तो कॉमन सेंस का बात है, लेकिन इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, पहले तो यहाँ पे लिखिए, ये फिगर ऐसा बना लीजिएगा, एक AB लाइन सेगमेंट ले लीजिएगा, C इसका मिड पॉइंट है और D को भी मिड पॉइंट 1 मिनट के लिए आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए लेट C एंड D आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB। AB का 2 मिड पॉइंट है C और D, हम लोग 1 मिनट के लिए मान लिए कि C और D 2 मिड पॉइंट है। होता तो है प्रत्येक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट, वही तो प्रूव करना है, लेकिन हम लोग यहां पे माने हैं कि इसका 2 मिड पॉइंट है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 में यही ना बोला है कि अगर C इसका मिड पॉइंट है तो जो AC इक्वल टू हाफ AB होगा, जो AC है वो AB का आधा होगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं AC इक्वल टू हाफ AB, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चूंकि D भी इसका एक मिड पॉइंट है, हम लोग D को भी तो मिड पॉइंट माने हैं ना, AB का मिड पॉइंट हम लोग D भी माने और C भी माने हैं। C मिड पॉइंट है, इसलिए AC इक्वल टू AC यानी यहां से यहां तक का लंबाई इस पूरे लंबाई का आधा हो जाएगा। अब AD इक्वल टू भी तो यही होगा ना, AD इक्वल टू, देखिए D को भी हम लोग मिड पॉइंट माने हैं, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे का AD भी आधा होगा, AD इक्वल टू हाफ AB। AD भी तो AB का आधा ही होगा ना, क्योंकि D को भी हम लोग मिड पॉइंट माने हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लोग कंक्लूजन यहां पे निकालें, लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए AC हाफ AB, AD इक्वल टू हाफ AB, तो AC इक्वल टू AD हो जाएगा, AC इक्वल टू AD हो जाएगा ना। AC भी हाफ AB के इक्वल है और AD भी हाफ AB के इक्वल है, तो AC इक्वल टू AD होगा। अब यहां पे आप लोग को बोल रहा है, कंक्लूजन निकला है कि AC और AD ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर है कैसे संभव है, ये दोनों बराबर कब संभव है, जब C और D जो पॉइंट है वो एक दूसरे पर हो, यानी कि C भी यहीं पे हो और D भी यहीं पे हो।
सी भी इसी पॉइंट पे हो, डी भी इसी पॉइंट पे हो। कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ये सी और डी हो, तभी ना ए सी और ए डी इक्वल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक ए सी है, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, इधर बी है। अब डी भी इसी पॉइंट पे होगा, तभी ना ए सी इक्वल टू ए डी होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहां पे लिखिए आप लोग, ए सी और ए डी दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब सी और डी दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, तभी ना ए सी और ए डी भी इक्वल हो सकता है। तो इसको लैंग्वेज में लिखिए कि इट इज पॉसिबल only if C and D coincide मतलब पूरी तरह से एक दूसरे से मेल खाना, यानी C और D पूरी तरह से एक दूसरे से मेल खा रहा है, पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर है। C और D एक दूसरे के ऊपर है, C भी यही पॉइंट है और D भी यही पॉइंट है, तभी पॉसिबल है कि AC और AD इक्वल होगा। तो लिखिए इट इज पॉसिबल ओनली इफ C and D coincide with each other, जब एक दूसरे से पूरी तरह से मेल खा रहा हो, C भी पॉइंट यही हो और D भी पॉइंट यही हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इससे यही ना प्रूव हो रहा है कि जब C भी पॉइंट यही होगा और D भी पॉइंट यही होगा, तो क्या प्रूव हो रहा है कि AB का एक ही मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिखिए हिंस द मिड पॉइंट C is unique for line segment AB, यानी कहने का मतलब कि लाइन सेगमेंट जो AB है उसके लिए केवल एक और एक ही मिड पॉइंट होगा, वो है C, ठीक है। D भी मिड पॉइंट होगा कब? जब D पॉइंट भी C पॉइंट के ऊपर हो, यानी कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो, जैसा कि यहां हम लोग फिगर बनाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इन फिगर 5.10, यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, AC इक्वल टू BD, AC और BD बराबर, यानी कि ये पूरा AC यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये BD बराबर है। देन प्रूव दैट AD इक्वल टू CD, तो प्रूव करना है कि AB यानी यहां से यहां तक और CD यानी यहां से यहां तक ये बराबर है। बहुत ही आसान है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो दिया क्या रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD यही ना दे रखा है, AC इक्वल टू BD, ठीक है, यानी कि AC यहां से यहां तक और BD यानी यहां से यहां तक ये बराबर है। अब देखिए, इसके दोनों तरफ से हम लोग BC सब्ट्रैक्ट करते हैं, AC माइनस BC इधर भी और BD माइनस BC इधर भी, ठीक है। देखिए यूक्लिड का एक एक्सियोम भी है, थर्ड एक्सियोम है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 6 इक्वल टू 6 है, अब इसके दोनों तरफ से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो भी इक्वल ही होगा। जैसे मान लीजिए इधर से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? 5, इधर भी आ रहा है 5, तो ये दोनों भी तो इक्वल है ना, 5 इक्वल टू 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 इक्वल टू 10 है, अब इसके दोनों तरफ से इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर से भी 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इधर से भी 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट 6 इक्वल टू 6, ये दोनों भी तो इक्वल आ रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल था, अब इसके दोनों तरफ से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिए, इधर से भी BC और इधर से भी BC सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स from equals the remainders are equal। यही है ना, यहां पे देख लीजिए, if equals are subtracted from equals the remainders are equal, ठीक है। अब देखिए AC माइनस BC क्या होगा? AC यानी कि यहां से यहां तक और BC यानी यहां से यहां तक, इस पूरा में से अगर AC में से इतना घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ AB ही ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए AB इक्वल टू, अब BD का बात करते हैं हम लोग, BD यानी यहां से यहां तक ये पूरा, माइनस BC यानी यहां से यहां तक, तो इस पूरा में से अगर इतना घटा दे तो क्या CD ही ना बचेगा, सिर्फ CD। यही तो प्रूव करना था ना, देखिए यही प्रूव करना था ना, AB इक्वल टू CD।
आप लोगों को समझ में आया ना अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सही होगा वो। एक्सियोम 5 पहले बोलता क्या है, एक्सियोम 5 यही बोलता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए एक्सियोम 5 यही ना बोलता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए एक सर्कल हम लोग लेते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो टुकड़े का एरिया होगा ये पूरे एरिया से तो कम ही ना होगा, यानी इस पूरे सर्कल का एरिया इस टुकड़े के एरिया से तो ज्यादा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, इसका एक और छोटा सा टुकड़ा हम लोग ले लिए, तब ये जो पूरा लाइन होगा, लाइन सेगमेंट, ये छोटे से टुकड़े से तो बड़ा ही ना होगा, हमेशा ये बड़ा होगा और ये नीचे वाला छोटा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक तरबूज है, तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग निकाल लिए बाहर। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा होगा ये बड़े वाले टुकड़े से हमेशा छोटा ही ना होगा, यानी ये बड़ा वाला टुकड़ा तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो यहां बोल रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? तो हाँ बिल्कुल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले एक्सियोम क्या है वो लिख लीजिए। 5th एक्सियोम यही बोल रहा है, एक्सियोम 5 क्या बोल रहा है कि दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ग्रेटर देन दी पार्ट, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन दी वर्ल्ड, ये दुनिया में किसी भी चीज के लिए ट्रू ही होगा हमेशा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हमेशा किसी चीज का अगर टुकड़ा ले तो वो जो टुकड़ा होगा वो पूरे चीज से तो हमेशा छोटा ही होगा, यानी कि ये पूरा बड़ा ही होगा इस टुकड़े से। ठीक है, तो सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्लियर है?